तो चलिए दोस्तों, एस टी यादव के बुक में हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ पे, नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ रहे थे। और उसमें हम लोगों ने 4 नंबर 5 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक हमने देख लिया है इसका क्वेश्चन टाइप, जैसा कि आपके बुक में बेसिक में दिया गया है। चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो को आप देखे होंगे, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। और इसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम में अभी तो बिल्कुल हमारा थ्योरी चल रहा है, यानी कि हम जो कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं, जो भी आपके बुक में प्रश्न टाइप दिए गए हैं सभी टाइप पर बात कर रहे हैं। जैसा कि 1 नंबर टाइप हमने देख लिया है, 2 नंबर देख लिया है, 3 नंबर देख लिया है, 4 नंबर देख लिया है, 5 नंबर देख लिए हैं। आज देखने वाले हैं 6 नंबर टाइप और 7 नंबर टाइप। ये 2 टाइप के प्रश्न हम देखने वाले हैं। टोटल 14 टाइप या 15 टाइप ऐसे होगा। आज 6 नंबर और 7 नंबर इस वीडियो में हम टाइप जानेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर टाइप क्या कहता है संख्या पद्धति। अब अरे बाबा, एक सेकंड। संख्या पद्धति में आप लोग पढ़े होंगे शुरू से, तो आपको सब कुछ पता होगा। हम नहीं पढ़े होंगे तो भैया क्या हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ बताना है, अपना फॉर्मेलिटी निभाना है ना। चलिए 6 नंबर देखते हैं। चैप्टर यहाँ फिर से लिख देते हैं, संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बुक किन का है भैया? एस टी यादव सर की बुक है। एस टी यादव सर की बुक है। और इसमें हम लोग नंबर सिस्टम में देख रहे हैं, नंबर सिस्टम में टाइप नंबर प्रश्न का 6। तो 6 नंबर टाइप क्या कहता है प्रश्न का? ये कहता है भाग का गुणनखंड विधि, भाग का गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। हालांकि आपके बुक में दिया गया है, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो हम समझा रहे हैं। आधारित प्रश्न, ठीक है। इसमें हमें क्या करना क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भाग देते हैं, जैसे आपके बुक में ही क्वेश्चन एक दिया गया है, बोला जा रहा है आपको कि आप 42 से भाग कीजिए, किसमें? 47 57 में। ऐसे ही क्वेश्चन है, चाहे जो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, हमें इसमें भाग दे देना है, किससे? 42 से भाग करना है। तो हमारा 2 विधि होता है अंतिम शेषफल निकालने के लिए, इसमें सिखाया गया है। इस टोटल टाइप में आपको क्या सिखाया गया है? अंतिम शेषफल कहें या वास्तविक शेषफल कहें, वास्तविक शेषफल, या फिर आप इसी को कहते हैं पूर्ण शेषफल। तो इसमें सिखाया जाएगा आपको क्या? वास्तविक शेषफल और पूर्ण शेषफल कैसे ज्ञात करें। पूर्ण शेषफल तो कैसे ज्ञात होता है, इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि इस 42 उल्टे संबंध लिख दिए हैं, 42 57 में अल्लाह बहुत हाल है, इसमें हमें 42 57 में, चाहे 47 57 है, शायद 47 57 है, देख लीजिएगा। कुछ भी जरूरी नहीं है कि यही होगा, ठीक है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी के उदाहरण दूँ जितना याद है, रिमेंबर। ये चलिए 42 से हमें भाग कर देना है, तो यहाँ से हमें शेषफल ज्ञात करना है, वास्तविक शेषफल और पूर्ण शेषफल। जो अंततः शेषफल बचता है ना, उसी को बोलते हैं वास्तविक शेष या पूर्ण शेष, ठीक है। तो अगर हम भाग कर देते हैं इससे 42 से, अगर यहाँ पे हम भाग लगा कर देखते हैं 47 57 में, तो ये क्या हो जाएगा? भागफल हम भाग लगाएंगे तो अंततः हमें शेषफल याद करना है, तो 42 से कम 42 हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 5, ये खत्म, ये 5 हो जाएगा, 42 से कम 42 फिर जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, यहाँ से 7 कर देंगे, और 4 दूना 8, 4 3 12, 3 से जा सकता है, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ओवरऑल अंतिम शेषफल हमारा क्या आ रहा है? 11 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? भाग विधि द्वारा हम इसका पूर्ण शेषफल निकालना, इसी को बोलते हैं वास्तविक शेषफल, वास्तविक शेषफल इसी को बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पूर्ण शेषफल। इसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण शेषफल। तो ये तो हमारा क्या हो गया? लंबा विधि हो गया, भाग विधि द्वारा हो गया। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को सेम हमें ज्ञात करना है गुणनखंड विधि के द्वारा। क्या? गुणनखंड विधि के द्वारा हमें ज्ञात कर देना है इसका शेषफल क्या होगा। तो सिंपल हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। ये 42 जो है ना,
इस 42 का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। सबसे पहले जो भाजक है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो भाजक का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 42 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से जा सकता है, 21 दूना 42 हो जाएगा। फिर 3 से जा सकता है, 3 सत्ते 21 होगा। फिर 7 से जा सकता है, 7 एकम 7, यानी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 1 भी हो जाएगा। तो एक तो सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड होता ही है 1, तो 1 को छोड़ देते हैं। 2 3 7, यानी कहने का मतलब ये है ना, ये अगर भाजक को हम डिवीजर बोलते हैं तो इसको हम डी से डिनोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, D1 कर लेते हैं। पहला भाजक इसको बोलते हैं D2, दूसरा भाजक बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं D3, यानी तीसरा भाजक डिवीजर। तो ये हमारा इस प्रकार से इसका भाजक है। होता क्या है भाग में कि अगर किसी संख्या से कोई संख्या कट रही है तो उस भाजक का जितना भी फैक्टर होगा ना, उन सभी संख्याओं से वो संख्या कटेगी। जैसे मान लीजिए कि 50 को 25 काट दे रहा है, 50 को 25, यानी 25 से हम 50 में भाग दे रहे हैं तो ये पूर्णतः कट जाता है। तो जाहिर सी बात है इस 25 का जितना भी फैक्टर होगा ना वो भी इसको विभाजित कर देगा। वही बात यहाँ है कि अगर आप 42 से इस संख्या में भाग दे रहे हैं, वो कटे चाहे ना कटे, बट ये जो भाग दे रहे हैं इस संख्या के जितने भी गुणनखंड हैं, इन सभी संख्याओं के गुणनखंड से अगर भाग दीजिए तो रिजल्ट आपका वही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है इसमें, तो ये हम आपको समझाने के लिए बता दिए। अब देखिए क्या करना है, ये हमारा D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, सिंपल इन सभी से भाग देना पड़ेगा। ये संख्या जितनी भी है ना, इन सभी अभाज्य गुणनखंड जितने भी आए हैं, तो हम 42 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं और 7 लिख सकते हैं। अब बारी बारी से हम इन सभी से भाग करेंगे गुणनखंड विधि से। कैसे, अब इसको लिख देंगे, कितना पे भाग देना है भैया, 47 57 में भाग दे देना है हमें, किस से, हमें दे देना है आपका, पहले देंगे 2 से, इस अभाज्य गुणनखंड से देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 से हम पहले भाग देंगे, तो ये 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 लिखेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, बच गया कितना शेष, 1 बच गया। तो इस शेष को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये किसका काम कर रहा है, ये भाज्य का काम कर रहा है, ये भाजक पहला भाजक हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं D1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, D1 पहला भाजक, और ये हमारा हो जाएगा भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर मिटा कर लिख देते हैं। 42 का अभाज्य गुणनखंड था ना, तो 42 को क्या था, 2 था, 3 था और 7 था, यही था। अब इसके बदले में 2 से हमने तो कर लिया, अब 3 से करेंगे। इसमें जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड आया हुआ है उसी तरह से 3 से हम करेंगे, तो इस 3 में भाग लगाएंगे और शेषफल को यहाँ लिखते चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 2 27, 3 9 27, 3 दूना का 6, और बच गया कितना शेषफल, 2। यहाँ पे 2 शेषफल बच गया, तो ये 2 रख देंगे। फिर उसके बाद किससे हम चलेंगे, उसके बाद लास्ट हमारा ये है 7। इस 7 से भाग लगाएंगे, तो 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 22, 7 त्रिका 21, 21 1 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितना भाजक और कितना शेषफल आया हुआ है, इस पर विचार करना है, क्योंकि सारा खेल भाजक और शेषफल पर ही है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास D1 तो पहले भी हम इसमें मान लिए थे, D1 D2 D3, सही है, डिवीजर 1 डिवीजर 2 डिवीजर 3, यानी भाजक 1 भाजक 2 भाजक 3, यानी प्रत्येक को हमने मान लिया है। अब यहाँ पे शेषफल देखना है, रिमाइंडर 1 R1 कर देते हैं, रिमाइंडर 2 R2 कर देते हैं, रिमाइंडर 3 R3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास वास्तव में बच क्या गया, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि इधर जगह मिले। हमें निकालना है पूर्ण शेषफल, 6 नंबर टाइप पे देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये चीज़ मिल गया, और एक चीज़ और मिल गया, क्या, रिमाइंडर। तो R1 हमारा कितना मिल गया, R1 मिल गया, R2 मिल गया, R3 मिल गया। ठीक है, पहला रिमाइंडर, R1 का मतलब पहला रिमाइंडर कितना मिल गया भैया, 1, और दूसरा रिमाइंडर कितना मिला भैया, 2, और तीसरा रिमाइंडर कितना मिला भैया, 1। ठीक है, यानी ये हमारा डाटा मिल गया, और इसी डाटा के प्रयोग से हम अंतिम शेषफल पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि भाग दिए तो अंतिम शेषफल कितना आया था, 42 57 में, अब भाग दिए थे 42 से, तो अंतिम शेषफल के रूप में हमारा 11 मिला था। किस विधि से, भाग विधि से। अब की बार गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है, अंतिम शेष यानी वास्तविक शेषफल निकालने के तरीका क्या होता है वो जान लीजिए। वास्तविक शेष कहिए,
या फिर आप इसी को कहते हैं पूर्ण शेष। तो पूर्ण शेष निकालने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले R1 को लिखिए, सबसे पहले R1 लिखिए, उसके बाद प्लस कर दीजिए, उसके बाद R2 लिखिए। अब इस R2 में D1 से गुना कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही R2 दूसरा शेषफल लेंगे तो तुरंत इसके बाद पहले भाजक से गुना करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अगर हम तीसरे शेषफल को ले लिए तो इसमें पहले भाजक दूसरे भाजक से गुना करेंगे, यानी 2 तक जाएंगे, यानी D1 से गुना कर देंगे, D2 से गुना कर देंगे, ठीक है। D3 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तक हमने शेषफल 3 ही तक गया है, तो हमेशा इस तीसरे शेषफल से एक कम भाजक को लिखेंगे, ठीक है। अब इस पर लिखते हैं तो R1 हमारा कितना है, 1 है, फिर R2 कितना है, 2 है, और इसमें गुना क्या करना है, D1 से। D1 कितना है, 2 है, तो इस D1 से 2 से गुना कर देंगे। अब फिर R3 कह रहा है तो R3 कितना है, 1 है, D1 कितना है, 2 है, और D2 कितना है, D2 3 है, तो इस 3 से हम गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हमारा फाइंड हो जाएगा क्या, 1 अब प्लस 2 दूना का 4, अब प्लस 2 तिया 6 और 1 6, यानी ओवरऑल 6 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 4 1 5 और 6 11, यानी ओवरऑल इस तरह से भी हमारा शेषफल जो आ रहा है, अंतिम शेषफल का है, वास्तविक शेषफल का है और पूर्ण शेषफल का है। तो ये हमारा अंततः शेषफल जो आ रहा है 11 आ गया कि नहीं। इसी चीज़ को भाग के माध्यम से हम निकालते थे, तो डायरेक्टली भाग से जिस तरह से हम जानते हैं तो भाग देते हैं, तो हमेशा भाजक। चलिए इसको हम समझाते हैं किसी और उदाहरण को लेकर, अगर समझ में नहीं आया है तो दूसरे उदाहरण से हम इसको समझा देते हैं। और आज हम देखने वाले हैं 6 नंबर टाइप और 7 नंबर, ध्यान रखिएगा दोनों टाइप देखेंगे इस पूरे चैप्टर भर में। चलिए दूसरा हम लेकर देख लेते हैं कि उसका भाजक कितना आता है। सबको संतुष्ट भी करेंगे आपको भाग विधि से और साथ ही साथ आपको गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि का नियम यही होता है कि आपके पास भाजक होना चाहिए, प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक, तृतीय भाजक, ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए, शेषफल होना चाहिए। तो भाजक और शेषफल मिल जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं उसका अंतिम शेषफल क्या है, यानी वास्तविक शेषफल क्या है, पूर्ण शेषफल क्या है। चलिए नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से बस बने रखिएगा, समझ में आ ही जाएगा, हम समझा देंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। चलिए अच्छा, ये उदाहरण नहीं लेकर हम दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं अपने मन से। नियम तो किसी पर फॉलो होता है, जरूरी नहीं है कि जो किताब में दिया गया है वही चीज़ होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि आपको दे देते हैं, ये हम आपको दे देते हैं 21 से भाग दीजिए, आप 21 से भाग दीजिए, ये रहा हमारा, ये इसमें भाग दीजिए 21 से, ठीक है। तो आपका भाग देकर बता देना है कि इसमें पूर्ण शेषफल क्या होगा, पूर्ण शेषफल क्या होगा, या फिर इसी को बोलते हैं वास्तविक शेषफल क्या होगा, वास्तविक शेषफल, शेषफल क्या होगा, ठीक है। अब देखिए संतुष्टि के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, क्या संतुष्टि के लिए ये बताना चाहेंगे कि ये जो है पहले हम भाग विधि से निकाल देते हैं कि वास्तव में भाग विधि से इसका कितना शेषफल आ रहा है। तो भाग विधि से अगर हम करते हैं इसको, तो ये देखिए हम क्या, ये तो सब कोई जानता है 43, 22 में भाग लगा देना है 21 से, हमें ये जांच करना है कि सही हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं कि आ कितना रहा है। तो 21 दूना 42 हो जाएगा, तो 21 दूना 42 यहाँ हम कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1 निकल जाएगा, फिर उतार देंगे 2, नहीं जाएगा 0 उतारेंगे, फिर इसको 2 उतार देंगे। अब कितना बार में जा सकता है, 2 6 के 12, 6 एकम 6, नहीं जाएगा 6 से, 5 से जा सकता है, तो 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया, 7 5 12, और ये 17, यानी हमारा अंतिम शेषफल जो आ रहा है, पूर्ण शेषफल जो आ रहा है, कितना आ रहा है, पूर्णतः शेषफल, पूर्ण शेषफल आपका आ रहा है 17। अब इस चीज़ को हमें नोट करके रखना है कि 17 आ रहा है, तो हमने यहाँ नोट कर दिया पूर्ण शेषफल जो आ रहा है ये 17 आ रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहले क्वेश्चन मिटाने मान लीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। हमें क्या करना है, 21 से भाग, अरे यार इधर रखना है ना, 21 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि इस भाजक का हम फैक्टर कर देते हैं, फैक्टर विधि से, गुणनखंड विधि से हम जब निकालेंगे तो इस फैक्टर का, इस भाजक का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड विधि से करेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले 21 का गुणनखंड कर दीजिए, 21 का गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं,
3 से जाएगा तो 3 से काटेंगे तो ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा, फिर 7 से जाएगा, एक बार में जाएगा, यानी एक को छोड़ देते हैं। हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 3 × 7 आ गया। हमें क्या करना होगा, बारी बारी से इन्हीं से भाग देना पड़ेगा। एक बार 3 से भाग देंगे, एक बार 7 से भाग देंगे। तो चलिए इसमें हम क्या कर देते हैं, 43 22 में पहली बार हम किससे भाग देंगे, पहली बार 3 से भाग लगाते हैं यहाँ पे। तो भाग लगाएंगे तो जो यहाँ पर भागफल आएगा यहाँ पे लिखेंगे और साथ ही साथ इसके ठीक बगल में जितना शेष आएगा उसको लिख देते हैं। तो 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बचेगा 1 13, 3 चौके 12, 1 बचेगा 12, 3 चौका 12 और 1 0 हो जाएगा और ये 2 तो शेष हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 शेष हमारा बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गलती करती है क्या, रुकिए 4 3 गुना का 6, सही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम 7 से करेंगे। अब 7 से भाग करेंगे तो यहाँ से 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, 0 उतारेंगे, फिर इसके बाद 4 उतारेंगे, नहीं काम बनेगा तो यहाँ और 0 उतारेंगे, अरे ठीक है। अब उसके बाद 40 हो जाएगा तो 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा और 35 जब होगा तो यहाँ पे 5 शेषफल बच जाएगा। तो ये रहा हमारा 5 शेषफल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 5 शेषफल का हमारा अब तो खत्म हो गया, क्योंकि 2 ही अभाज्य गुणनखंड बने हुए थे। तो 2 अभाज्य गुणनखंड बने थे, उनसे हमने भाग कर दिया। जब भाग कर दिए तो इसमें हमें क्या देख लेना है, इसमें देख लेना है डिवीजर कितना है। तो D1 D2 2 पद मिले हैं, D1 और D2। D1 ये है 3 और D2 कितना है 7, यानी डिवीजर 1 डिवीजर 2 यानी भाजक 1 भाजक 2। ये चीज़ की ज़रूरत होती है हमें शेषफल निकालने के लिए, अंतिम शेषफल वास्तविक शेषफल, और साथ ही साथ रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। तो R1 कितना निकल गया, R2 कितना निकल गया बता दीजिए। R1 ये वाला है पहला शेषफल, तो इससे भाग दिए तो पहला शेषफल तो यही ना आया है। तो ये हम कर देंगे 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 5, ठीक है 2 और 5। तो ये 2 और 5 को हम ऐसे लिख देंगे। अब हमारा बात क्या बनता है, अब बात बनता है, नियम कहता है कि अंतिम शेष निकालने के लिए या वास्तविक शेष निकालने के लिए, वास्तविक शेषफल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है। सिंपल, सबसे पहले R1 को लिखते हैं, R1 अब प्लस कर देते हैं R2, R1 हमने लिख दिया, R2 लिखेंगे, उसके बाद इसमें D1 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा R1 और R2 काम खत्म, चूंकि 2 ही शेष बचे हुए हैं। तो शेषफल कितने हैं, 1 और 2, 2 ही शेषफल है, तो बस इतना ही तक काम होगा। अगर 3 होता तो यहाँ पे हम R3 गुना D1 गुना D2 करते हैं, लेकिन यहीं 2 ही तक है तो हम इतना ही प्रोसेस करेंगे। और ये रह जाएगा R1 हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस कर देंगे R2 कितना है भैया, R2 यहाँ तो दिख ही रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो ये 5 कर देंगे, और गुना D1 कितना है भाई, D1 3 है तो 3 कर देंगे D1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम क्या कर देंगे, सिंपल 2 तो 2 रह जाएगा, अब प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यानी हमने भाग विधि से भी किया था तो अंतिम शेषफल जो आया था पूर्ण शेषफल अंततः तो वो 17 आया था, गुणनखंड विधि से भी किए तो 17 आ गया। यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा ना तो उसका शेषफल उतना ही आएगा जितना कि उस भाजक के गुणनखंड से भी गुणनखंड विधि से द्वारा आप दीजिएगा तो आएगा, ठीक है। बस तरीका क्या होता है कि गुणनखंड विधि का तरीका ये कहता है कि हमेशा आप इस फॉर्म में लिखिए। इसी चीज़ को आपके बुक में जो दिया गया है सिंपल हिंदी में दिया गया है लिखकर, ठीक है, लेकिन हम इंग्लिश में आपको समझा दिए हैं, मतलब सिंबॉलिक तरीके से समझा दिए हैं कि अगर हम शेषफल को R1 R2 R3 मानते हैं तो इस प्रकार से जो भी हमारे बनते हैं ये सब के सब इसी फॉर्म पर कर लेंगे। 1-2 और टाइप हम देख लेते हैं इसको, ताकि आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है, इस टाइप को कंफर्म हो जाए। और इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन है सबको बनवाऊंगा, लेकिन अभी तो क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। इसको पहले हम खूब बढ़िया से क्लियर कर लेते हैं 1-2 और उदाहरण देकर, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन हम कराएंगे, जितना भी डाउट आपका बनेगा सबका। हालांकि आपके बुक में सोल्यूशन दिया है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, बट मैं उसे समझा जरूर दूंगा। चलिए अब दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूर्ण शेष निकालने के लिए अगर आपसे बोल दिए थे, जैसे मान लेते हैं कि आपको ये रहा हमारा 48 से इसमें हम ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा मान लीजिए कि 50, ठीक है, ये 9 कर देते हैं, ये हो जाता है 1। इसमें भाग दीजिए 48 से, ठीक है।
और इस 48 से भाग देकर आप पूर्ण शेष ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए कि 50,971 को 48 से भाग दिया जाता है, क्वेश्चन भी आ सकता है 50,941 को 971 को 48 से भाग दिया जाता है तो उसका पूर्ण शेषफल ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, या तो आप भाग विधि से निकाल दीजिए या फिर गुणनखंड विधि से कहे तो आपको सिंपल क्या करता है, इस भाजक का फैक्टर कर देना है। जितना भी इसका फैक्टर निकलेगा उस सभी फैक्टर से इसमें भाग करेंगे, रिमाइंडर को लिखते चलेंगे। और उसके बाद तरीका जो मैंने बता दिया R1 + R2 गुने D1 प्लस R3 गुने D1 × D2, इस प्रकार से आगे हम बढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि कहीं D1 D2 ये सब क्या है, तो आपको हम बता दें। सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए, बेसिक हो सकता है कहीं आपको कन्फ्यूजन होता होगा। तो देखिए किसी भी संख्या में जब हम भाग देते हैं ना तो उसको भाज्य बोलते हैं, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। ठीक है, और जो भाग देने के पश्चात आता है पूर्ण रूप से संख्या, इसको बोलते हैं शेषफल, सॉरी भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और जो नीचे से भाग देने के पश्चात सभी क्रिया करने के पश्चात नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ये मुझे पता है कि आप लोग जानते होंगे। इसी चीज़ को इंग्लिश में अगर कहें तो सबका इंग्लिश होता है, भाजक का इंग्लिश होता है आपका डिवीज़र। भाजक का क्या होता है, डिवीज़र। भाज्य का क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। भागफल का क्या इंग्लिश होता है, कोशेंट। ठीक है, और इसका शेषफल का क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या लिखे हैं, रिमाइंडर, R से रिमाइंडर होता है, इसलिए शेषफल को हम R1 R2 R3 मान रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से भाजक को D से लिखते हैं, इसलिए डिवाइजर। अब कहिएगा कि D से डिवाइडेंड भी हम मान सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हम कह रहे हैं आपको कि भाजक को हम D से डिनोट किए हैं तो इसी पर फोकस कीजिएगा ना कि इस पर। ठीक है, बस सिंबल हम फार्मूला को आसान करने के लिए हम ये चीज़ बता रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, ये तो हमें पता है कि जानते होंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाते हैं। सबसे पहले इसको हम भाग विधि से कर लेते हैं। तो भाग विधि से करना कुछ नहीं है, इस 48 से भाग लगा देना है इसमें। तो 48 से भाग लगाएंगे 50,971। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, चलेंगे भाग लगाकर, एक बार में जाएगा तो ये 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, नहीं जाएगा 29 से तो एक 0 बैठा देंगे, और यहाँ पे इससे तो हमें मतलब है ही नहीं, हमें शेषफल से मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 9 उतारेंगे, नहीं जाएगा, 7 उतार देंगे। फिर अब हमारा कितना बार जा सकता है, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 7 बार में नहीं, 4 × 6 = 24, 6 बार में जा सकता है, 6 × 8 = 28, 8 से 4 6 × 4 = 24, 4 28। ठीक है, 17 में से 8 गया, 9 8 17, ये तो खत्म हो जाएगा, 9 बचा, 1 बचा, ये कर देंगे 48 तो 96 हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा तो 48 लिखेंगे। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 8 में से 4 गया 4। ठीक है, यानी 43 बच रहा है। ओवरऑल हमारा शेषफल जो इसमें बच रहा है वो कितना बच रहा है, पूर्ण शेष 48 हो रहा है, 43 हो रहा है। पूर्ण शेष कितने हो रहा है, 43 हो रहा है। अब इसी चीज़ को हमें गुणनखंड विधि से हमें देख लेना है। तो गुणनखंड विधि क्या कहता है कि गुणनखंड विधि से आप सबसे पहला काम करिए कि 48 का निकाल दीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 24 × 48, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 × 24, फिर 2 से जाएगा तो 6 × 12, फिर 2 से जाएगा तो 3 × 6, फिर 3 से जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या अभाज्य गुणनखंड मिल गया, यहाँ पे मिल गया क्या, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यही ना मिला है। 4 बार 1 2 3, 4 बार 2 और 1 बार 3। अब सिंपल क्या कर देना है, इसमें हम भाग लगाएंगे, किससे, इसमें भाग लगाएंगे, ये रहा 50,971। इसमें सबसे पहले किससे हम भाग लगाएंगे, इस 2 से। ठीक है, पहले भाजक से लगाएंगे, यानी पहले गुणनखंड से। तो 2 से लगाएंगे तो क्या रखेंगे, 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 1 10 2 5 10, 2 चौके 8, 2 8 16, 1 17 हो जाएगा, 11 2 5 10, और बच गया कितना, 1, यानी रिमाइंडर हमारे पास 1 बच गया। इस रिमाइंडर को हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। ये भागफल हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, डिनोट करते चलेंगे। अब ये सब जितने हैं ना फैक्टर, ये सभी फैक्टर हमारे किसका, भाजक का काम करेंगे। यानी ये हो जाएगा हमारा D1, ये D2, ये D3, ये D4, ये D5।
ठीक है। इस प्रकार से D5 तक इसमें आ गया है। तो शेषफल देखते हैं कितना तक जाता है, 4 तक तो जा ही चलिए जाएगा। फिर 2 से करेंगे, इस वाले 2 से, तो क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 दूना का 4 और 1 बच जाएगा। फिर रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ 1 रिमाइंडर बच गया, फिर इस वाले 2 से भाग करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब की बार रिमाइंडर 0 बच गया। अब की बार रिमाइंडर क्या हो गया, 0 बच गया, क्योंकि ये पूर्णतः कट गया है तो 0 बच जाएगा। अब देखिए, अब सिंपल क्या कर देना है अब देखिए 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। अब की बार इस वाले 2 से कर रहे हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 1 सत्ते 2 8 16 और 11, 2 पचे 10 हो जाएगा और बच गया रिमाइंडर 1। अब की बार रिमाइंडर कितना बच गया, 1। फिर अब क्या करेंगे, लास्ट बच गया है 3 से भाग लगाना, तो 3 से भाग लगाएंगे, देखते हैं क्या रिमाइंडर बचता है। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 0, 3 छक 18, 3 एकम 3, रिमाइंडर बच गया 2। यानी हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा, हाँ ये वाला 1 2 3 4 5 रिमाइंडर बचे हैं, 5 भाजक बचे हैं, 2 2 4 1 5 बचे। अब हमें क्या कर लेना है, ये हो गया हमारा, हमने आपको बता दिया है, इसी को मान सकते हैं D1 वही चीज़ है, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है और ये D5 है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए ये क्या है हमारा, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, ये क्या है R4 है, ये क्या है R5 है। हमें क्या कर देना है, R5 तक आना है, तो R5 तक जाने में क्या करेंगे, नियम को देखिए किस तरह से लगाना है। आइए थोड़ा सा हम विस्तार करेंगे तो थोड़ा सा जगह लेगा, तो एक काम करते हैं, हम इधर हम इस डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उधर लिख देंगे। तो हमारा क्या है, D1 जो दिया गया है, D1 आ गया 2, ठीक है, D2 क्या है 2 है, D3 कितना है 2 है, D4 कितना है 2 है और D5 कितना है 3 है। यही चीज़ है। R1 देख लेते हैं, R1 कितना है, R1 हमारा आ गया है 1, R2 कितना है, R2 आ गया है 1, R3 कितना है, R3 आपका 0 है, R4 कितना है, R4 के स्थान पर 1 है और R5 के स्थान पर कितना है 2 है, ठीक है। यानी रिमाइंडर हमारा पास मिल गया और डिविजर मिल गया। 2 ही का काम है पूरे शेषफल निकालने के लिए, पूर्ण शेषफल निकालने के लिए। अब हमें क्या कर देना है, सिंपल सी अब इसकी क्रिया करना है, इसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन ये केवल रहने देते हैं और बाकी सबको मिटाते हैं। अब समझाते हैं हम आपको कैसे इसका शेषफल निकाल पाएंगे हम। अब देखिए शेषफल कैसे निकालना है, सिंपल यहाँ से कर देना है, क्या यहाँ से हम जानते हैं चूंकि इसमें R5 तक आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहला R आप प्लस कर देंगे R2 गुना इसमें D1 करेंगे। जितना R2 रहेगा ना, तो इससे ठीक 1 कम यहाँ पे रहेगा भाजक में, ठीक है। जैसे यहाँ पे R1 ले लिए तो इसमें कोई भाजक से गुना नहीं होगा, इसमें R2 ले लिए हैं तो दूसरा का शेषफल लिए हैं तो इसमें पहल के भाजक से गुना करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। फिर क्या करेंगे, R3 लेंगे, तो R3 लेंगे तो ठीक इससे 2 यानी 3 है ना यहाँ पे, तो 2 भाजक से गुना करेंगे, एक पहले भाजक से और फिर एक दूसरे भाजक से, समझ गए। अब हमें क्या ले लेना है, R3 ले लिए, R4 लेना है, तो R4 लेना है तो इसमें 3 भाजक से गुना करना पड़ेगा, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ पे हम कर देंगे गुना D1 गुना D2 गुना D3, समझ रहे हैं। R4 लिया है तो D1 D2 D3 यानी इससे 1 कम तक हम इसमें भाजक से गुना करेंगे। फिर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, R5 तक आया हुआ है ना, तो इसमें हम गुना कर देते हैं R5 गुना क्या हो जाएगा, D1 गुना D2 गुना D3 गुना D4, ठीक है। यानी 4 तक हम गुना करेंगे सभी भाजक का, समझ गए। अब देखिए इसको मान केवल पुट कर देना है, तो R1 हमारा कितना है भैया, R1 1 है, प्लस कर देंगे R2 कितना है, ये वाला R2 हमारा 1 है, इसमें D1 से गुना करना है, D1 कितना है 2 है, चलिए प्लस कर देंगे। ये R3 कितना है, R3 भैया 0 है और इसमें D1 से D2 से कुछ भी गुना करिए ये तो 0 बना देगा। चलिए लिख देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, तो D1 कितना है 2 है, D2 कितना है 2 है,
ठीक है। उसके बाद R4 रख देना है, R4 की मान कितना है, R4 1 है तो 1 रखते हैं, गुना कर देंगे D1 D2 D3 यानी सब 2 2 है, D1 D2 D3 ये सब 2 2 है। अब ये काम खत्म। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या है, प्लस में R5 R5 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 2 और इसमें गुना कर देना है किससे, 2 से करेंगे। और उसके बाद जितने भी हमारे ये सब है भाजक, कहाँ तक, 4 तक भाजक, तो 4 भाजक में सब में 2 2 है तो सब 2 2 से गुना कर देते हैं। तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार 2 से गुना कर देंगे। अब बस इसी का सलूशन कर देंगे, हमारा शेषफल अंततः 43 आ जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, तो ये तो 1 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 हो जाएगा। तो ये रहा 16। अब सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 8 3 11, 11 में 16 जोड़ देना है, यानी हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 मिनट, 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 और 2 दूना का 4 दूना का 8, ठीक है। इसमें गड़बड़ हो रहा है क्या जी, देख लेते हैं फिर से। ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा कितना, 2, और ये हो जाएगा 2 दूना ये तो 0 हो जाएगा, टोटल ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसमें हम कर देते हैं तो ये 2 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको करेंगे तो 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है सिंपल, तो 2 1 3 हो जाएगा, 8 3 11, 11 में 16 जोड़ देते हैं तो ये आपका 6 1 7 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, यानी 27 इसमें आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हुए हैं, शेषफल 43 या किसी एक में मिस्टेक हुआ है हमसे, ठीक है। चाहे जहाँ कहीं भी मिस्टेक हो, या तो इसको लिखने में मिस्टेक हो या फिर इसको लिखने में मिस्टेक हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। तो इसको थोड़ा सा फिर से सुधार करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर से एक बार भाग लगाकर इसको देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। शेषफल एक बार इसी को चेक कर लेते हैं। वैसे तो इसके माध्यम से हमारा कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, नियम सही है, बिल्कुल नियम पर एकदम अडिग रहिए। चलिए फिर से देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, 50 971, इसमें हम भाग लगा कर देखते हैं 27 से, 27 नहीं है, 48 से। तो 48 से करेंगे तो 48 से कम 48 हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 को उतार देंगे, यहाँ पर 0 उतार देंगे, और 48 से करेंगे तो 6 चौके 24, 6 बार में जाएगा, 6 48 हासिल 4, 6 चौके 24 4 28, 24 4 28, ये हो जाएगा। 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया, 9 8 17, और ये 8 8 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब क्या बच गया, 7 उतारती हैं, 1 बचा, 91। 48 से करेंगे तो 48 दूना 96 हो जाएगा, 48 से कम 48 ही रह जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 11 में से 8 गया, 8 3 11, ठीक है। और यहाँ पे बच गया है हमारे पास 8 में से 4 गया 4, यानी ये 43 ही आएगा। इसमें कहीं ना कहीं फॉल्टिंग हुआ है, तो 43 ये आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 43 ही आएगा। अब इसमें देख लीजिए कहाँ पे गलत है, हमारा जो गुणनखंड आया था 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 तिया 48, ये तो सही है, ये भी भाजक सही है, भाजक का मान सही है। रिमाइंडर के मान में कहीं गड़बड़ हो सकता है, तो रिमाइंडर में देख लेते हैं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 1 + 1 गुना 2, 1 + 1 हाँ ठीक है, 1 गुना 2 प्लस R3 का वैल्यू हमारा 0, ये तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद R4 का वैल्यू हमारा 1 है, R4 का वैल्यू 1 है, उसके बाद ये सब तीनों रह जाएगा। उसके बाद R5 का वैल्यू 2 है, और उसके बाद अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है ना, यहाँ पे देखिए जब R5 है तो 4 तक ना गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देखिए R5 तो 2 है पहले से ही, R5 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 हमने रख दिया। इसके बाद D4 तक ना गुना करना है, तो D4 तक में कितने गुणनफल हो जाएंगे, D4 तक 1 2 3 4 यहाँ तक हो जाएगा, D4 तक तो 4 को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा शेषफल है, R5 का मान ये वाला है, इसके बाद 4 2 से गुना करना है, तो 1 2 और इसमें गुना करेगा, ठीक है, 1 2 और गुना करेगा, यहाँ पे मिस्टेक किए थे, चलिए कोई बात नहीं है। 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 2, और ये हो जाएगा टोटल का टोटल 0, और ये हो जाएगा 8, और ये टोटल हो जाएगा कितना 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 दूना का 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ लेंगे 2 1 3 8 कितना हो जाएगा, 8 3 11, अब 32 में 11 जोड़ देना है, आपका 43 आ जाएगा। वही तो कर रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए,
यहीं पे हमने एक छोड़ दिया था। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अगर आप लोगों को ध्यान वहाँ पे आता तो ज़रूर आप समझ जाते कि यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं एक संख्या को। ठीक है, चलिए बाकी आप ये समझ गए होंगे ये प्रक्रिया क्या होता है। अगर आपको गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का शेषफल निकालना है, अगर भाजक दिया है तो आपको कैसे करना है, सिंपल उस भाजक का फैक्टर कर लेना है। प्रत्येक फैक्टर से हम क्या करेंगे, उसमें भाग लगाएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा अलग लिखेंगे, जो भाजक रहेगा उसको अलग लिखेंगे। सभी गुणनखंड एक दूसरे के भाजक हो जाएंगे, मतलब सभी गुणनखंड एक तरह से भाजक का काम करेंगे और सभी रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल अलग अलग काम करेंगे। अब सभी को संयुक्त रूप से लिखने का तरीका यही होता है। अंतिम भागफल निकालने के लिए वास्तविक भागफल वास्तविक शेषफल या फिर पूर्ण शेष निकालने के लिए यही तरीका होता है। आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में ये सब जितने चीज़ दिए गए हैं ना, ये सब हिंदी में लिखा गया है, बस हमने सिंबॉलिक रूप दे दिया है इसी को, ताकि बेटर समझ में आए और साथ ही साथ कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है। अब देखिए बात करते हैं इस पर नंबर, टाइप नंबर जो आपके क्वेश्चन दिया गया है बुक में, वो टाइप नंबर 7 जो दिया गया है उस पर हम बात करते हैं। 6 नंबर पर वैसे क्वेश्चन है, 6 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उस सभी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है और सोच रहे हैं कि एक मोबाइल ले लिया जाए, उसी में फोटो देखकर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता दिया जाए, लेकिन अभी सुविधा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिखे नहीं, भूल गए। इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको क्वेश्चन लिखकर आपको समझा देंगे, जितने भी क्वेश्चन है आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्या क्या क्वेश्चन है उसको हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर टाइप पर बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का टाइप क्या कहता है। 7 नंबर टाइप में आपका दिया गया है विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, 7 नंबर का टाइप जो दिया गया है वो विभाज्यता पर आधारित प्रश्न दिया गया है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको विभाज्यता के नियम याद होना चाहिए। हमने तो कैटेगराइज कर दिया है कि जितने भी नंबर्स हैं सबको क्या क्या बोलते हैं और किस नंबर के अंतर्गत कौन कौन सारे नंबर आते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया है इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। आज हम आपको बताएंगे विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम आज जानने वाले हैं। और यही चीज़ आपके बुक में भी दिया गया है, नंबर टाइप नंबर बुक का 7 में देख लीजिएगा, टाइप 7 में विभाज्यता का नियम दिया गया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 से, विभाज्यता के नियम 1 से शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1 से दुनिया की सारी संख्याएं जो पूर्णतः पूर्ण संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है, वो सभी 1 से विभाज्य हो जाती है। तो इसके लिए कोई नियम की ज़रूरत नहीं है, चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आपको बोल दिया जाए 1 से विभाजित होगी, इसमें तो कोई ये नहीं करना है। 2 से विभाज्यता के नियम में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जिस संख्या के अंत में आपका 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो सभी संख्याएँ आपको, ये डॉट यहाँ आ गया, ये सभी संख्या किससे विभाजित हो जाएंगी, 2 से विभाजित हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 520 कर देते हैं, इसके अंत में क्या है, 0 है, जाहिर सी बात है 2 से विभक्त हो जाएगी। हमने पहचान बता दिया, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 सब 2 से विभाजित हो ही जाएगी। उसके बाद मान लेते हैं कुछ भी ले सकते हैं, इसके अंत में क्या है, 572 के अंत में 2 है, तो 2 है तो भैया जाहिर सी बात है ये विभाज्यता के नियम को फॉलो करता है 2 के, और ये 2 से विभक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अंत में 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो आपकी संख्या विभक्त हो जाएगी किससे, 2 से, कोई दिक्कत। चलिए 3 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। 3 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता के नियम कहता है कि कोई भी संख्या, उन सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ दीजिए, अगर वो योग 3 से विभाजित हो जाता है तो 3 से वो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, मान लीजिए ये 5, 7, 1 और 2 है, ठीक है। हमें क्या कर रहा है कि इस संख्या को, जितनी भी संख्या बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, इन सभी संख्याओं में अंक तो होंगे भैया, अंक से ही तो संख्याओं का निर्माण होता है। तो जब ये अंक है तो इस सभी अंकों को जोड़ दीजिए, तो सभी अंक को जोड़ेंगे तो 7, 5, 12, 1, 13, 13, 2, 15 हो जाएगा, यानी 15 हो रहा है। क्या ये 15 3 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है। तो होता है तो भैया इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या दी गई थी 57, 12, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। अब आपको कह दिया जाए कि ये छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप कुछ भी ले सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या,
कि इन सभी संख्याओं को योग करके 3 से भाग लगाना होता है। तो अब सभी संख्याओं को योग कीजिए, कितना हो रहा है 7 5 12 और 2 14 1 15 और 2 17 17 7 24 24 और 5 29 29 3 से विभक्त होता है? नहीं होता है। तो नहीं होता है तो ये 3 से भी विभक्त नहीं होगा, लेकिन इसमें एक और लास्ट में लगा देते हैं तो ये 3 से विभक्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तक का योग 29 आ रहा था, एक जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, 30 3 से विभक्त हो जाएगा। अतः ये पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। तो आप उदाहरण के तौर पर इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 3 से देख लिए। 4 से विभाजन का नियम जान लीजिए क्या होता है। 4 से विभाजन का नियम कहता है कि कोई भी संख्या आपको दिख रही है अगर आंखों से, तो क्या कर देना है, उसके अंत से 2 संख्याओं को उठाकर रख लेना है, इकाई और दहाई को, और उन संख्याओं में 4 से भाग लगाकर देखना है। तो भैया 2 अंकों की संख्या में 4 से भाग लगाना इतना तो कठिन है नहीं, तो आप आराम से डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या हम ले लिए, हमें बड़ी सी बड़ी संख्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, देख कर भड़क नहीं जाना है, देख कर भड़कना नहीं है। सिंपल इतनी बड़ी संख्या अगर दी गई है ना, तो सिंपल हमें कह रहा है कि 4 से विभाजन का नियम ये कहता है कि ये 2 संख्या अंत से देख लीजिए, क्या इस 2 संख्या में आपका 4 से भाग लग जाएगा? तो अंतिम 2 संख्या अगर हम ले रहे हैं तो ये 24 शो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 24 का फैक्टर 4 होता है, यानी 4 से ये विभक्त हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ये संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, सब उदाहरण ही तौर पर आपको समझा रहे हैं। 5 से विभाजन का नियम कहता है कि अगर कोई सी भी संख्या के अंत में 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो आप जान लीजिए कि वो संख्या पूर्णतः 5 से विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 10 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, अंत में 0 है, 1 0 हो 2 0 हो, कोई मतलब है 0 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, किसी संख्या के अंत में 5 हो, चाहे कुछ भी उससे पहले हो, अंत में 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से विभक्त हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये हो जाएगा, ये भी 5 से विभक्त हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, 5 से विभाजन का नियम जान लिए। 6 से विभाजन का नियम क्या कहता है? 6 से विभाजन का नियम कहता है कि अगर कोई भी संख्या 2 से और 3 से विभक्त हो जाती है तो वो 6 से विभक्त हो ही जाएगी। ठीक है, यानी इसके फैक्टर से वो विभक्त हो जाती है, तो जाहिर सी बात है उन फैक्टर के गुणनफल से विभक्त हो ही जाएगी, या फिर इससे विभक्त हो रही तो जाहिर सी बात है 2 और 3 से विभक्त होती ही होगी। समझ रहे हैं ना? चलिए, बात करते हैं अब इसको 6 से। तो कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त होती है तभी वो 6 से विभक्त होगी, ये नहीं कि 2 से विभक्त हो गई और 3 से नहीं हुई तो 6 से विभक्त हो जाए, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई संख्या है, हमें देखना है कि क्या ये 6 से विभक्त होगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से विभाजन का नियम चेक करेंगे। क्योंकि 2 से विभाजन का नियम तो देखते ही हम समझ गए कि 2 से विभक्त होगा, ये इसमें कोई तो ये नहीं करना है, हमें केवल 3 से चेक करना होगा। तो 7 5 12 और 2 14, नहीं काम नहीं चलेगा इससे, हम इसमें एक और लगा देते हैं आगे पहले, तो उदाहरण के तौर पर हम लगा रहे हैं। तो अब हम जोड़ेंगे तो 5 1 6 7 6 13 13 2 15, 15 3 से विभक्त होता है, साथ ही साथ 2 अंक में होने की वजह से ये 2 से भी विभक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6 से ये टोटल संख्या क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर समझ रहे हैं तो बहुत सारे उदाहरण आप अपने से लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, 7 से विभाजन के नियम को देखते हैं क्या कहता है। चलिए, इसको मिटाते हैं, 7 से विभाजन के नियम को देखते हैं। कुछ सीमित नंबर तक हम विभाजन के नियम को देखेंगे, उतना में ही अपना काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, 7 के विभाजन का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या के इकाई अंक को दोगुना कर देते हैं और बाकी जो उस संख्या को छोड़ने के बाद बचती है उस संख्या में से उस इकाई के दोगुने को घटा देते हैं, वो घटाव अगर 7 से विभक्त हो जाता है तो वो संख्या पूरी 7 से विभक्त हो जाएगी। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। मान लीजिए ये 2-3 अंकों की संख्या है तो आप कर सकते हैं, बड़ी संख्या आ जाएगी तो भैया वही बात हो जाएगा, अंत से एक संख्या को छोड़िए, बाकी सब में तो भाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात है। तो अगर 7 से जितना देर में 7 से भाग विभाजन के नियम को लगाइएगा उतना देर में आप भाग लगाकर कर सकते हैं, लेकिन नियम जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। करना क्या है कि इकाई के अंक को दोगुना कर देना है। तो इकाई के अंक तो क्या है 3, इसका दोगुना कर देना है, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस 6 को घटा देना है, इससे पहले जो संख्या बच जाती है, तो इससे पहले क्या बचती है 34, 34 में से घटा लेंगे कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा 14 में से 6 गया, 8 6 14 यानी 28 बच गया। अब इस 28 में हमें 7 से भाग लगाकर देखना है, तो 7 से अगर भाग लगाएंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, ये पूर्णतः कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये कट रहा है तो ये कहीं ना कहीं विभाजन के नियम को फॉलो करता है, लेकिन ये छोटी छोटी संख्याओं में ये जांच करना आसान होता है।
ठीक है। बड़ी संख्या अगर दी जाए तो आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा, अंत तक केवल एक अंक को छोड़कर ही भाग लगाना पड़ेगा। तो एक अंक हम छोड़ेंगे क्या, जब उतना अंक में भाग लगाना ही पड़ेगा तो टोटल में लगा देंगे, वही बात है। यानी 7 के नियम उतना मतलब ये नहीं मायने रखता है कि आपका 7 का नियम जानते हैं। हाँ, एक और नियम होता है 7 का, जैसे कि आप कोई भी संख्या हो रिपीट अगर आ रही है किसके रूप में, 6 या 12 या 18, यानी इसके 6 के गुणज के रूप में अगर कोई भी संख्या सेम रिपीट हो रही है 6 के गुणज के रूप में, तो वो संख्या किससे, 7 से विभक्त हो जाएगी। अगर एक को 6 बार हम लिख देंगे ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार लिख दिए हैं तो ये जाहिर सी बात है ये 7 से डिविजिबिलिटी मतलब ये रूल को फॉलो करेगी, यानी 7 से विभक्त हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये 7 का नियम कहता है, और 7 का नियम ये भी कहता है। तो ये 7 के नियम में कंफ्यूजन हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा नहीं, इस टाइप से जब आ जाएगा क्वेश्चन तो भैया आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन आता नहीं है जल्दी। और इस टाइप को, इस नियम को फॉलो करेंगे तो भैया ये भी नियम उतना फॉलो नहीं होता है, इसमें भी हमें भाग लगाना पड़ जाएगा। लेकिन जो नियम कहता है, नियम को बनाया गया है उसको बता दिए, ठीक है। चलिए 8 से नियम देखते हैं विभाजता का क्या कहता है। 8 से विभाजता का नियम देखिए क्या, अरे 8 से विभाजता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसके अंत से 3 अंकों को हमें देख लेना है। अंत से 3 अंकों को लेकर जो संख्या बनेगी उसमें हमें 8 से भाग लगा देना है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है, ये बता दीजिए कि ये 8 से विभक्त होगा कि नहीं। तो हमें सिंपल इतनी बड़ी संख्या में 8 से भाग लगाने नहीं बैठना है, हमें अंत से 3 अंक को देख लेना है। तो अंत से 3 अंक क्या है, 008, जिसका वैल्यू क्या होता है, 8 ही होगा। तो जाहिर सी बात है 008 8 से विभक्त हो जाएगा, यानी टोटल ये नंबर जो है 8 से विभक्त हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगर मान लेते हैं कि कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मैंने ये उदाहरण ले लिया। तो आपको क्या देखना है, 8 से अगर विभक्त करना है तो 8 से विभाजता का नियम ये कहता है कि आप अंत से 3 संख्याओं को उठाइए। तो 3 संख्या को उठा लिए हैं, 816 हो रहा है, तो 816 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो ये विभक्त हो ही जाएगा। 3 अंक में तो भाग लगाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3 अंकों में भाग लगाना है, तो 8 एकम 8 8 दूना 16, यानी 1 से 2 बार में विभक्त हो जाएगा। भाग लगाकर देखना नहीं है, बस चेक कर लेना है कि कट रहा है कि नहीं। कट रहा है तो भैया ये टोटल नंबर जो है 8 से विभक्त हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 के विभाजता का नियम क्या कहता है। 9 से कोई भी संख्या तभी विभक्त हो सकती है जब उसके अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाए। जैसे मान लेते हैं इस प्रकार से आप कह सकते हैं 3 और 9, ये दो जो संख्या है ना, ये 3 और 9 से विभाजता का नियम सेम ही होता है। जो 3 से होता है वही 9 से होता है, बशर्ते इनमें क्या होता है कि अगर 3 से विभाजता के नियम का फॉलो करना है तो आपको क्या करना होता है, सभी संख्या अंकों को जोड़ करके 3 से भाग देते हैं। अगर 3 से करना है तो 3 से भाग देंगे, 9 से करना है 9 से भाग देंगे। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि हम ये कोई संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, ये संख्या हमने लिख दिया, हमें पूछ रहा है कि 9 से विभाजता के नियम इसकी 9 से विभाजित होगा कि नहीं। तो हमें सिंपल पहले करना है 7 5 12, इन सभी को जोड़ देना है। 7 5 12, 12 5 17, 17 1 18, यानी 18 आ रहा है। तो 18 जब आ रहा है तो भैया 9 से तो 18 विभक्त हो जाता है, यानी ये टोटल नंबर जो है ये 9 से विभक्त हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। समझ रहे हैं ना। चलिए थोड़ा सा इसमें हम रिमाइंड भी कराएंगे और किस टाइप से क्वेश्चन बनता है इसको भी समझाने की कोशिश करेंगे, बने रहिए। चलिए 9 से हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन 10 से विभाजता का नियम क्या कहता है ये देखते हैं। 10 से विभाजता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 1 जीरो हो, 2 जीरो हो, लाख जीरो हो, अंत में एक कम से कम जीरो होना चाहिए, वो सभी संख्या 10 से विभक्त हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई संख्या है, 1 जीरो हो गया, चलिए अंत में हमें 0 होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 1 जीरो हो, 2 जीरो हो, 3 जीरो हो, जरूरी केवल ये है कि 1 जीरो अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये संख्या विभक्त हो जाएगी, कोई दिक्कत। 11 से विभाजता का नियम क्या कहता है, अब रहने देते हैं। 11 से विभाजता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या में उसके सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 0 आ जाए या फिर 11 के गुणज के रूप में आ जाता है तो वो संख्या किससे विभक्त हो जाती है, वो संख्या हमेशा 11 से विभक्त हो जाती है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख दिए हम ये, ठीक है। अगर आपको ये चेक करना है कि ये 11 से विभक्त होगी कि नहीं, तो सिंपल हमें क्या करना है, सम स्थानों का योग यानी और विषम स्थानों का योग। तो मान लीजिए यहाँ से सम स्थान और विषम स्थान क्या है, एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एक को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो आगे तो कोई संख्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जितना मिल रहा है उसको हम जोड़ लेंगे। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
और फिर यहाँ से जब इसको हमें इधर ले लिए तो अब ये बचा है और ये बचा है, ठीक है, ये वाला बचा है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक को छोड़कर एक जोड़ेंगे तो 3 1 4 ये भी हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कर देना है, इन दोनों योग का अंतर कर देना है। अंतर करेंगे तो हमारा या तो 0 आ जाना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए, नहीं तो 22 आना चाहिए, नहीं तो 33 आना चाहिए, यानी 11 के गुणज के रूप में आना चाहिए। तब वो संख्या किससे विभक्त हो जाती है, 11 से विभक्त हो जाती है, ठीक है। तो 11 से विभाजता के नियम आप समझ गए होंगे। 12 से विभाजता के नियम को देख लेते हैं और इसी को यहीं पे करते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि हमने आपको बताया कि 6 का जो विभाजता का नियम होता है, क्या होता है कि जो संख्या 2 से और 3 से विभक्त हो जाती है वो 6 से विभक्त होती ही है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर 12 से विभाजता का नियम चेक करना है तो आपको सिंपल ये देखना है, जो संख्या 3 से और 4 से विभक्त हो जाएंगे वो 12 से विभक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये 12 जो संख्या है इन्हीं 12 का 3 और 4 फैक्टर होता है। तो हम बताए हैं कि जब भी कोई भी संख्या हो, जिस संख्या से अगर इस संख्या से कोई संख्या विभक्त हो रही है तो जाहिर सी बात है इससे छोटी संख्या इसके गुणनखंड होगी, उसी से वो संख्या विभक्त हो सकती है। तो मान लीजिए 12 से कोई संख्या विभक्त हो रही है तो जाहिर सी बात है वो संख्या 3 से और 4 दोनों से विभक्त होगी। यानी कहने का मतलब जो संख्या 3 और 4 से विभक्त होगी वो इनके गुणनफल यानी 12 से भी विभक्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए जैसे हम ये लिख दिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 4 8 2 10 नहीं होगा। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 कर लेते हैं यहाँ पे और, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 6 6 2 8 8 4 12 हो रहा है। तो 12 जब हो रहा है भैया तो 12 को हम कैसे कर सकते हैं, 12 3 से विभक्त हो सकता है, 4 से विभक्त होगा कि नहीं, तो 4 से विभाजता के नियम क्या जानते हैं, अंश से 2 अंकों को संख्या में भाग लगा देते हैं। तो अंश से 2 अंकों में भाग लगाएं तो 24 होता है, 4 से विभक्त हो रहा है, 3 से भी विभक्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल संख्या जो है 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो बस यहाँ तक हम रहने देते हैं, यानी विभाजता के नियम में 12 तक काफ़ी है। आपके बुक में तो 10 ही तक दिया, 11 तक ही दिया है, लेकिन 12 तक एक एक्स्ट्रा जान लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी फैक्टर कोई भी संख्या हो उसके आपके गुणनखंडों से जरूर विभक्त होंगी अगर कोई संख्या किसी से विभक्त हो रही है तो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपका प्रश्न कैसे बनेगा इसमें, इसको देखते हैं। प्रश्न देखिए कैसे बनता है। इसमें प्रश्न आपका बनता है जैसे विभाजता के नियम पर आधारित, चूंकि हम टाइप देख रहे हैं यानी 7वां नंबर टाइप है, तो इसमें विभाजता के नियम पर आधारित कैसे प्रश्न बनेगा, आपसे पूछेगा कि ये संख्या कोई दी गई है, ठीक है। इसमें भी जितने क्वेश्चन है सबको कराऊंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन तो लिखा नहीं हूँ तो नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कितना 6 और 7 ये दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम आपको इसमें मतलब विशेष चर्चा कर लिए हैं क्या होता है। अब इसमें आपसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एस्टेरिस्क दे दिया है, एस्टेरिस्क दे दिया है सिंबल, जिसको आप जनरली क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, लेकिन वास्तव में इसको क्या बोलते हैं, वास्तव में इसका इंग्लिश होता है एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क, ठीक है, एस्टेरिस्क इसको बोलते हैं और इसको तारांकित बोलते हैं, तारांकित, तारांकित हिंदी में, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, ये तो छोटी सी जानकारी थी। चलिए यहाँ पर दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए अगर यहाँ पे 1 है तो ये 3 से विभाजित होने के लिए, 3 से विभाजित होने के लिए पूर्णतः इसमें क्या स्टार के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 3 से विभाजित होने के लिए स्टार के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा ये बता देना है। स्थान पर क्या रखना होगा, क्या रखना होगा, सिंपल ये बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से विभाजता के नियम को आप याद करेंगे। 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है, आपको ये याद करना पड़ेगा। तो 3 से विभाजता का नियम कहता है कि सभी अंकों को हम जोड़ेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो पहले हम जोड़ लेते हैं, सभी अंकों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 और 7 12, 12 5 17, 17 7 24 और 24 1 25 हो रहा है। तो 25 में वह कौन से न्यूनतम संख्या जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 0 से लेकर हम आगे बढ़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3, मतलब ये सब जोड़ कर देखेंगे। तो 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो 0 को हटा ही दीजिए, 1 से जोड़कर शुरू करना करेंगे। तो ये हमारा टोटल का योग एस्टेरिस्क को छोड़कर टोटल का योग 25 आ रहा है। तो इस 25 में हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें
कि वो कितनी आ जाए, 3 से विभक्त होने लायक आ जाए। तो इसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 26 आएगा, तो 26 3 से विभक्त होता नहीं है, तो ये नहीं होगा, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 2 जोड़ कर देखेंगे तो 25 या 2 27 हो जाता है, तो 27 तो आसानी से 3 से विभक्त हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब 3 से विभाजता का नियम कहता है उसके अकॉर्डिंग इस एस्टेरिस्क के स्थान पर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा कम से कम, तब जाकर आपका ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको विभाजता के नियम पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे, उसको आपको करके बता देना है आंसर क्या होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 6 और 7 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबका क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।